नमस्कार दोस्तों, थार क्लासेज धनाऊ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में चर्चा करेंगे। प्रस्तावना की चर्चा करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद है, 22 भाग है, 12 अनुसूचियां हैं। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। इस पर चर्चा अगले टॉपिक में अनुसूचियों पर हम करेंगे। पहले आज चर्चा करते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना की जो व्यवस्था लिखी है भारतीय संविधान में, ये प्रस्तावना की जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो व्यवस्था है वो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अमेरिका के संविधान से ली गई है। अब प्रस्तावना की जो भाषा है, भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। व्यवस्था अमेरिका और भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान। ऑस्ट्रेलिया के संविधान और यूएनओ चार्टर की जो भाषा है वो एक ही है, इसलिए दोनों बातें ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करें तो मैं चर्चा करता हूं इस मान लो महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा। व्यक्तियों का नाम लें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उस प्रस्तावना को आत्मा पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने आत्मा का। आत्मा से महत्वपूर्ण मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, क्योंकि आत्मा शब्द जो परेशान करता है, क्यों करता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको तो आत्मा कहा है पंडित ठाकुरदास भार्गव ने। अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 32 है, उसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का। अनुच्छेद जो 32 है उसको आत्मा किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने आत्मा का। अब तीसरी बात आत्मा से संबंधित, आत्मा यानी ग्रेनविल ऑस्टिन व्यक्ति थे। उन्होंने नीति निर्देशक तत्वों को राज्य की आत्मा का, न कि भारतीय संविधान की आत्मा नहीं, राज्य की आत्मा का। इसलिए ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो आत्मा का कहा गया है वो पंडित ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया है। आगे चर्चा करें तो प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण जो 4 वाद है, ये वाद बहुत महत्वपूर्ण है। ये वाद क्योंकि जब पूछा गया कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग है या नहीं है, उससे संबंधित जो 4 वाद है उन वादों पर आते हैं। पहला वाद है 1960 का बेरूबारी यूनियनवाद। 1960 में आया। 1967 में अपने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब राज्यवाद। तीसरा प्रस्तावना से संबंधित जो वाद है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। और चौथा वाद प्रस्तावना से संबंधित है 1994 का जो है एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघवाद। ये 4 वाद प्रस्तावना से संबंधित है। भारत संघवाद, ठीक है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रस्तावना को जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को
पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। क्या रखा गया? उद्देश्य प्रस्ताव। किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। यही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को यही उद्देश्य प्रस्ताव पारित हो गया, संविधान सभा में पारित हो गया। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर प्रस्तावना या उद्देश्य का कहलाया। आगे चर्चा करें वाद की। 1960 का जो बेरूबारी यूनियन वाद है, इसमें सुप्रीम कोर्ट भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग नहीं है, महत्वपूर्ण अंग नहीं है। जो महत्वपूर्ण अंग है प्रस्तावना, वो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण अंग या भाग नहीं है। ऐसा कौन से वाद में बात कही गई? तो बेरूबारी यूनियन वाद 1960 में कही गई। अगली बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। ये वाद बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इस समय 1967 में मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये मुख्य न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश। इन्होंने टिप्पणी की, कहा कि इस वाद में कि जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। कभी भी पूछ ले कि किस वाद में संविधान प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना, तो वाद पूछ ले तो ये 1967 का गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद है। यदि व्यक्ति का नाम पूछ ले कि किस व्यक्ति ने आत्मा का प्रस्तावना को, तो पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा। दो बातें महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना। ठीक है, अगला जो वाद है 1973 का वाद, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने डिसीजन दिया, निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण अंग है, महत्वपूर्ण अंग है। संसद इसमें संशोधन कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, संशोधन कर सकती है। लेकिन सब क्या? लेकिन मूल ढांचे को नहीं परिवर्तित कर सकती, मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ये वाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है। अब इसमें 3 बातें कही गई, ध्यान रखना। संविधान जो प्रस्तावना है संविधान का महत्वपूर्ण अंग या भाग है। संसद इसमें संविधान संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। ठीक है, इस प्रकार मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे के बारे में जब पूछा गया तो जो इस वाद में कहा गया कि मूल ढांचे के बारे में समय समय पर न्यायालय बताता रहेगा। इस वाद में जो ये वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ये इस वाद में सबसे बड़ी, देश की सबसे बड़ी पीठ बैठी थी। 13 न्यायाधीश बैठे थे। सबसे बड़ी पीठ कौन से वाद में बैठी? तो 13 न्यायाधीश इस वाद में बैठे थे, और ये सबसे बड़ी पीठ इसी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में बैठी थी। सबसे बड़ी बेंच। ठीक है, तो ध्यान रखना है कौन से वाद में महत्वपूर्ण अंग नहीं माना प्रस्तावना को। तो 1960 का बेरूबारी यूनियन वाद। कौन से वाद में प्रस्तावना को महत्वपूर्ण अंग माना? तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखने योग्य बात है। सुनिएगा, अगला जो वाद है 1994 का अपने SR बोमई बनाम भारत संघवाद। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना में
जो उद्देश्यों प्रस्तावना में उद्देश्यों का जो निर्धारण किया गया है, उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है, वही उद्देश्य क्या है? मूल ढांचा है, वही मूल ढांचा है। इस वाद में एक महत्वपूर्ण बात और भी बताई गई। क्या बताई गई? संघात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था को भी मूल ढांचा माना, संघात्मक शासन व्यवस्था को मूल ढांचा माना। ठीक है, दोनों बातों को ध्यान में रखना है कि उद्देश्य, जो प्रस्तावना में जो उद्देश्य है, उन उद्देश्यों को मूल ढांचा माना। कौन से वाद में? एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में। संघात्मक शासन व्यवस्था को मूल ढांचा कब माना गया, किस वाद में माना गया? तो एस.आर. बोमई बनाम भारत संघवाद 1994 में माना गया। अगली बात, अब ये थे कुछ महत्वपूर्ण वाद। आगे हम चर्चा करेंगे। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कुंजी किसने कहा? कुंजी किसने कहा? तो इस पर मैं के.एम. मुंशी नामक व्यक्ति थे, उन्होंने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना को कुंजी या कहें तो कुंडली, जन्म कुंडली, जन्म कुंडली का के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी ये व्यक्ति थे जिन्होंने प्रस्तावना को कुंजी या जन्म कुंडली का, क फॉर कुंजी और क फॉर के.एम. मुंशी, याद रखने योग्य है, बहुत ही सरल। आगे बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण शब्दावली है प्रस्तावना से संबंधित, उन शब्दावली की चर्चा करते हैं। यानी भारत प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार आया है? भारत शब्द प्रस्तावना में 2 बार आया है। कितनी बार आया है? 2 बार आया है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, इस प्रकार हम भारत के लोग भारत को, यानी भारत शब्द 2 बार आया है। व्यक्ति शब्द ये पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि परीक्षा जो वर्तमान में एग्जाम होते हैं उसका जो तरीका है प्रश्न पूछने का वो चेंज हो गया है, बदल दिया गया है। प्रस्तावना में पहले 1-2 प्रश्न आते थे, कभी आते ही नहीं थे। वर्तमान में प्रस्तावना से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और वो भी गहरे प्रश्न। व्यक्ति शब्द कितनी बार आया? 1 बार। लोग शब्द प्रस्तावना में कितनी बार आया है? तो लोग शब्द भी 1 बार आया है। सुनिएगा, भारत शब्द 2 बार, व्यक्ति शब्द 1 बार, लोग शब्द 1 बार और गरिमा शब्द है वो भी प्रस्तावना में 1 बार आया है। ये 4 बातें ध्यान रखेंगे। और सुनिएगा, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय की चर्चा करें तो प्रस्तावना पूछा जाता है, प्रस्तावना में न्याय, कितने न्याय का उल्लेख है? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। पहला न्याय सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। ध्यान रखना, प्रस्तावना में धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। 3 न्याय का उल्लेख है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। अब चर्चा करें तो स्वतंत्रताओं की चर्चा करें। स्वतंत्रताएं भी प्रस्तावना में 5 प्रकार की है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है प्रस्तावना में। ध्यान दीजिएगा, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख, लेकिन मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 आता है, अनुच्छेद 19, उसमें कहा 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। तो इसलिए प्रस्तावना में 5 प्रकार की। कौन सी? क्रम याद रखना जरूरी है, क्योंकि अब प्रश्न में क्रम पूछा जाता है, निम्न में से कौन सा क्रम सही है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जिस प्रकार प्रस्तावना में ये क्रम है उसी प्रकार से यही क्रम आपको ध्यान में रखना है। अब 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता है, उन स्वतंत्रताओं का क्रम क्या है? विचार, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास,
धर्म, उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। विश्वास, विचार और अभिव्यक्ति, ये दोनों स्वतंत्रताओं का आगे अनुच्छेद 19 में उल्लेख मिलेगा। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रताएं कौन से मौलिक अधिकार के तहत प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 19 में इसका उल्लेख है। विश्वास, धर्म और उपासना, ये 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, इन स्वतंत्रताओं का अनुच्छेद 25 में उल्लेख मिलेगा आपको। इसी प्रकार जो आर्थिक न्याय की जो स्थापना करता है, ये आर्थिक न्याय की स्थापना से संबंधित आर्टिकल आएगा 39 नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। और नीति निर्देशक तत्व, न्याय तो 3 प्रकार के प्रस्तावना में, नीति सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कौन सा भाग करता है? तो भाग 4 आएगा, आगे पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करता है। वो 2 प्रकार के नीति निर्देशक तत्व में 2 प्रकार के न्याय की बात है, यानी सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना। लेकिन प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय, सामाजिक और आर्थिक, ये राजनीतिक न्याय है। ये कौन से यानी क्रांति से प्रेरित है? तो ये रूसी क्रांति से प्रेरित है, ध्यान रखिएगा। रूसी क्रांति से ये तीनों शब्द प्रेरित है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रताओं का बात हुई। अब समानताओं की बात है। समता, कितने प्रकार की समताओं का उल्लेख प्रस्तावना में? समताओं का उल्लेख, प्रतिष्ठा व अवसर की समता। 2 प्रकार की समताओं का, समता कहें या समानता कहें, एक ही बात है। समताओं का 2 प्रकार की समताएं, पहली प्रतिष्ठा व अवसर की समता। 2 प्रकार की समताओं का उल्लेख प्रस्तावना में। इस अवसर की समानता का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में उल्लेख किया गया। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है। अब आपके मन में आता होगा कि प्रतिष्ठा की जो समता है वो कौन से अनुच्छेद में? तो अवसर आपको मिल जाएगा तो आप प्रतिष्ठा कायम कर पाओगे। इसलिए अवसर के साथ ही प्रतिष्ठा मानी जाती है, इसलिए अनुच्छेद 16 आपको अवसर की समानता देता है, ध्यान दीजिएगा। अब एक बात और महत्वपूर्ण है, प्रस्तावना में किस संकल्प को बताया गया है? संकल्प कौन सा? संकल्प है व्यक्ति की गरिमा। संकल्प है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना या कायम करना है। यही है संकल्प प्रस्तावना का। जो प्रस्तावना है उसका एक ही संकल्प है, वो संकल्प है व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना, और अखंडता को सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करना। यह है प्रस्तावना का संकल्प। संकल्प पूछ ले कि संकल्प क्या है प्रस्तावना का, तो व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना ही प्रस्तावना का संकल्प है। ध्यान दीजिएगा आगे। अब प्रस्तावना में आज दिन तक एक बार संशोधन हुआ है, संविधान संशोधन हुआ है प्रस्तावना में, तो एक बार हुआ है संविधान, एक बार प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ है। कभी भी पूछ ले कि प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन एक बार हुआ है, वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1976। ध्यान दीजिएगा, ये लघु संविधान कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। इस 42वें संविधान संशोधन को, इसमें 3 शब्द जोड़े गए। कितने शब्द जोड़े गए? 3 शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए। एक बार ही संशोधन हुआ और 3 शब्द जोड़े। पहला समाजवादी, समाजवादी पंथ निरपेक्ष, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता,
मैंने जो और शब्द लिखा है, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से 3 शब्द जोड़ेंगे, तो ये पूछा जाता है और ऑप्शन में भी यही आते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, 3 शब्द आते हैं। लेकिन कभी ये पूछा जाए कि समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, एक ऑप्शन में ये हो और दूसरे ऑप्शन में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और शब्द भी साथ में आ जाए, तो वो 3 शब्द वो सही नहीं होंगे, ये ऑप्शन सही माना जाएगा, क्योंकि ये और शब्द भी बाद में जोड़ा गया। पहले एकता शब्द था, अब प्रस्तावना में पढ़ेंगे तो एकता और अखंडता, ये और भी बाद में जोड़ा गया है। इस प्रकार दूसरी बात, जो न्याय, स्वतंत्रता और समता, इनका क्रम पूछा जाता है। और जेल प्रहरी में ये प्रश्न पूछा गया था कि इनका सही क्रम बताइए, तो ये सही क्रम होगा, इनका पहले आएगा न्याय, जो प्रस्तावना में पहली सबसे पहले न्याय का उल्लेख किया गया है, दूसरी बार स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है, और तीसरा है समता का, समता कहें या समानता, समानता का उल्लेख किया गया है। ये क्रम ध्यान में रखना है। इसलिए ये बातें जो महत्वपूर्ण है, जो पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष, धर्म जो शब्द और पंथ शब्द, धर्म शब्द और पंथ शब्द है। धर्म एक विस्तृत धारणा का शब्द है, धर्म शब्द पंथ शब्द है विस्तृत धारणा का शब्द है, और धर्म जो शब्द है वो संकुचित धारणा को दर्शाता है, संकुचित धारणा को स्पष्ट करता है। पंथ निरपेक्ष विस्तृत धारणा से संबंधित है, यानी राज्य का कोई धर्म नहीं है, लेकिन राज्य धर्म के मामले में तटस्थ भी नहीं है। एक होता है तटस्थ, एक होता है निरपेक्ष। 2 शब्द होते हैं, तटस्थ और निरपेक्ष। पंथ के मामले में भारतीय संविधान कहता है हम निरपेक्ष है, लेकिन तटस्थ नहीं है। तटस्थ में क्या होता है और निरपेक्ष में क्या होता है? तटस्थ का मतलब धार्मिक मामलों से बिल्कुल दूरी बनाए रखना, सत्य है असत्य है, न्यायिक है या अन्यायिक, किसी भी प्रकार से हो तो हम तटस्थ ही रहेंगे, यानी उस धर्म से तो दूरी बनाए रखेंगे। लेकिन भारतीय प्रस्तावना में ऐसा नहीं है, पंथ निरपेक्ष है लेकिन हम तटस्थ न होकर निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब है हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे, लेकिन यदि धर्म की कोई भी बात होगी, सत्य बात होगी, उस सत्य बात की पालना जरूर की जाएगी। ठीक है, इस प्रकार ये बातें जो है ध्यान रखिएगा। अब समानता और बंधुत्व जो शब्द है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जो 3 शब्द है, ये कौन सी क्रांति से प्रेरित है? तीन शब्द प्रस्तावना में समानता, ये पूछा जाता है। समानता, स्वतंत्रता व बंधुत्व, बंधुत्व, ये 3 शब्द है, ये फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1792 या 89 में, फ्रांस की क्रांति फ्रांस की क्रांति 1789 जो हुई थी, उस क्रांति से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व 3 शब्द जोड़े गए। इसलिए पूछा जाए कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व कौन सी क्रांति से प्रेरित होकर हमने जोड़ा शब्द प्रस्तावना में? तो फ्रांस की क्रांति, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक न्याय, ये कौन सी क्रांति से प्रेरित है? तो रूसी क्रांति। ये दोनों क्रांतियां प्रस्तावना से संबंधित यदि पूछ रहे तो ध्यान रखिएगा। इस प्रकार समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। एक महत्वपूर्ण बात है कि प्रस्तावना में उद्देश्यों का जो निर्धारण किया गया, प्रस्तावना में उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है।
इन्हीं उद्देश्यों के निर्धारण की वजह से प्रस्तावना को संविधान का नील पत्र, संविधान का प्रस्तावना को संविधान का नील पत्र या कहें प्रतिबिंब कहा जाता है। इस प्रकार हमारी ये प्रस्तावना हुई पूरी।